हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का कॉमर्स एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। हाल ही में अभी हम लोगों ने अपना बेसिक टर्म्स यानी चैप्टर नंबर 2 खत्म किया। 3 लेक्चर्स में खत्म किया। जिसने नहीं देखा जाकर देख लो। चैप्टर नंबर 2 के बाद अब बारी है चैप्टर नंबर 1 की। ये मैंने उल्टा क्यों पढ़ाया, ये मैं आपको 2 मिनट लगा के समझाता हूं। देखो, चैप्टर नंबर 2 के अंदर ना हमें भाषा एक करनी होती है। कुछ ऐसी टर्म्स होती है, कुछ ऐसी वोकैबुलरी होती है जो आपको समझनी बहुत जरूरी है। अब देखो क्या होगा, जब मैं इस चैप्टर की थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, की अकाउंटिंग एक्चुअल में है क्या, काफी इंपॉर्टेंट बेस है, फाउंडेशन है ये हमारी अकाउंटेंसी की जर्नी का। तो ये समझना बहुत जरूरी है ये चैप्टर। और जब मैं इस चैप्टर को आपको समझा रहा हूँ तो मेरे मुंह से जाने अनजाने बहुत सारे शब्द निकल जाएंगे। एसेट्स निकल सकता है, लाइबिलिटी, इंसॉल्वेंट, सॉल्वेंट, टैक्स, जीएसटी, कुछ ऐसी चीजें निकल सकती हैं जो हो सकता है चैप्टर 2 के अंदर इंक्लूडेड हो। और वो चीज अगर आपने पढ़ी ही नहीं थी या अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ी तो ये चैप्टर में थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी। जब हम इसको रीड आउट भी करते हैं तो वहां पे कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको आने चाहिए। तो हमेशा मैं अभी पिछले कई सालों से क्या कर रहा हूं, बेसिक टर्म्स पहले पढ़ाता हूं, फिर आता हूं इंट्रोडक्शन टू आपकी अकाउंटिंग में। और ये मैं पेड बैच में ऑफलाइन के अंदर भी इसी तरीके से पढ़ा रहा हूं। ऑफलाइन वाले या पेड बैच वाले बच्चे नीचे हाजिरी लगा सकते हैं, ठीक है जी। चलो, तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग 1 शॉट में आपको पढ़ा दूंगा, कोई वेट नहीं करनी कि सर लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 कब आएगा। 1 शॉट में पूरा का पूरा चैप्टर। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको एक डेफिनेशन समझनी है कि अकाउंटिंग एक्चुअल में है क्या। जब मैंने पहला लेक्चर लिया था इस पूरे चैनल का, दैट इज एबीसी ऑफ अकाउंटेंसी या एबीसी ऑफ अकाउंटिंग, एबीसी ऑफ अकाउंट्स, कुछ भी बोल लो, तब मैंने वहां पर बताया था 3 टर्म्स होती है। पहली टर्म होती है अकाउंटेंसी, दूसरी होती है अकाउंटिंग एंड तीसरी होती है अकाउंट्स। अकाउंटेंसी वो स्किल और नॉलेज है जो ह्यूमैनिटीज और साइंस के बच्चे के पास फिलहाल नहीं है। हम उसको हासिल कर रहे हैं टू डू अकाउंटिंग ऑफ अ फर्म। एक बिजनेस की जब आप अकाउंटिंग कर रहे होते हो, यानी उसके अकाउंट्स जब आप बना रहे होते हो, तो कुछ स्किल की जरूरत पड़ती है, कुछ नॉलेज की आवश्यकता होती है। उस नॉलेज को हम अकाउंटेंसी कहते हैं। लेकिन उस अकाउंटेंसी का इस्तेमाल करके जो चीज आप बनाते हो उसको आप अकाउंट्स कहते हो। और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो कि शुरू होता है और धीरे 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 इस पर काम किया जाता है। तो इस चैप्टर को आपको बहुत दिल से समझना है। मैं इसको थोड़ा एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश करूंगा अपने एग्जांपल्स के जरिए। थोड़ा बोरिंग चैप्टर है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बेस है, तो प्लीज थोड़ा ढंग से पढ़ना, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले आती है डेफिनेशन। एक्चुअली पूरा का पूरा चैप्टर ना इसी में ही छुपा हुआ है। डेफिनेशन 5 मिनट लगा के पढ़ेंगे आराम से। अकाउंटिंग इज द आर्ट। अब देखो, आर्ट का मतलब क्या होता है। देखो, अब कहते हैं आर्ट, आर्ट मतलब एक कला है। मैं अपने ऑफलाइन में, या देखो यहां पे कैमरा आ जाता है यार, बड़ा बहुत अजीब सा लगता है, ठीक है ना। चलो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अपने मन में उस जवाब देना, कमेंट करने की नीड भी शायद नहीं है। आप में से कौन कौन व्यक्ति को गाना गाना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, आता है। अच्छा तो मुझे भी लगता है लेकिन मुझे आता नहीं है। मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैं बहुत बेसुरा गाता हूं, ठीक है ना। लेकिन मुझे अच्छा लगता है, वो बात नहीं कह रहा। किस बच्चे को गाना गाना आता है, प्रोफेशनल सिंगिंग आती है? किस बच्चे को गिटार बजाना आता है? किस बच्चे को स्केट्स चलाना आता है? किस बच्चे को स्विमिंग करनी आती है? किस बच्चे को काइट फ्लाई करना आती है? तो ये सारी आर्ट है, ये कला है। पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग, एडिटिंग, गेमिंग, समझ रहे हो, ये सब एक आर्ट है, एक कला है। क्या इस आर्ट को मैं भी सीख सकता हूं? आंसर इज यस। मैं चाहूं तो कोई भी आर्ट अच्छे, अगर मैं उस पर समय लगाऊं तो मैं सीख सकता हूं। मैं आज चाहूं मैं गिटार बजाना सीख सकता हूं, आने वाले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल में मैं सीख लूंगा। मैं गाना गाना सीख सकता हूं, यस। मैं अपना गला तैयार कर सकता हूं प्रोफेशनल सिंगिंग के लिए, लेकिन मुझे उसमें समय लगाना पड़ेगा, उस आर्ट को सीखना पड़ेगा। ऐसे ही अकाउंटिंग भी एक आर्ट है जो कि सीखी जा सकती है। मैंने पिछले वीडियो में, जहां पर मैंने एक बात की थी कि व्हाट इज सीए वर्सेस सीएफए, मैंने वहां पर एक बात बताई थी कि सीए और सीएफए करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 12th पास आउट होने चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई दिक्कत नहीं। पता है क्यों?
क्योंकि सीए एक ऐसा कोर्स है क्योंकि उसके अंदर अकाउंटिंग इन्वॉल्व है। अकाउंटिंग इन्वॉल्व है तो वो आर्ट है। अगर वो आर्ट है तो कोई भी सीख सकता है, चाहे वो साइंस का बच्चा हो, चाहे वो कॉमर्स का बच्चा हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज का हो, चाहे ऐसा बच्चा जो कभी स्कूल भी नहीं गया, उसको भी हम अकाउंटिंग सिखा सकते हैं। हाँ जी, सीए नहीं बन सकता लेकिन अकाउंटिंग तो सीख सकता है। इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and event which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. English is very very high today. इतनी सारी इंग्लिश एक साथ नहीं पढ़ी जा सकती, इसको तोड़ देते हैं। चलो, तो तोड़ने के लिए हम एक काम करते हैं, एक प्रोसेस लिखते हैं। देखो, अब मैं आपको बताने वाला हूं, अपने कान प्रॉपर तरीके से खोल लो, नहीं खोल पा रहे तो खींच के आराम से सुनना मेरी बात को, कि जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, यानी आप आने वाले पूरे साल या 2 साल एक्चुअल में सीखने के वाले हो, या एक अकाउंटेंट का एक्चुअल में काम क्या होता है डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल जिंदगी में। तो सबसे पहला काम जो होता है, सुनते रहो, वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहला काम क्या होता है? आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करना कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है भी नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बिजनेस में बैठा हुआ हूं, आई एम द ओनर ऑफ द ओएसआर एकेडमी, और एक रेडी वाला आता है और 10 कुर्सियां हमारे ऑफिस में रखकर, पन्नी पैक 10 कुर्सियां रखकर चला जाता है। साथ में मेरा एक अकाउंटेंट बैठा हुआ है। अब उसको ये देखना है कि भैया वो जो बंदा आया 10 कुर्सियां एकदम नई रख कर गया, क्या ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है? आंसर इज यस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्योंकि ये हम अब वो मेरे से पूछेगा, सर ये क्या ऑफिस के लिए? मैंने कहा तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन हुई? बिजनेस। और उसी समय, उसी के 2 मिनट बाद मेरी वाइफ आती है खाने का डब्बा लेकर, कि सुनो जी, आपका खाने का डब्बा घर रह गया था, तो ये आप भूखे ना रह जाओ, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूं। अब यहां पर भी एक ट्रांजैक्शन हुई, लेकिन ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। मेरी वाइफ कहती है कि सुनो जी, आप ये खाना तो ले लो, लेकिन वो आज जाते जाते ना सब्जियां लेते जानी, जरा 2000 रुपए देना। तो मैंने अपनी जेब से 2000 निकाल के अपनी वाइफ को दे दिए। मेरी जेब से, मैंने फर्म की ड्रॉर से कोई पैसे नहीं निकाले, कोई ड्रॉइंग नहीं की, मेरी जेब में जो पैसे पड़े थे मैंने गिने और 2000 रुपए अपनी वाइफ को दे दिए। पैसे देते हुए उसने भी देखा, अकाउंटेंट ने। क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? नो। तो सबसे पहले तो आपको एक अकाउंटेंट को यह देखना पड़ेगा कि कब बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है और कब नहीं हुई। पहले तो आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, फिर इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इन मनी टर्म्स, यहां पर भी डेफिनेशन में लिखा है, दोबारा पढ़ेंगे भी। कन्वर्ट इन मनी टर्म्स, उसको पैसे में आपको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो चीज रुपीज में कन्वर्ट नहीं हो सकती। अब देखो, मेरी बीवी का प्यार था ना, वो जो मेरे लिए डब्बा लेकर है, उसको कैसे कन्वर्ट करोगे? एक मेरा पुराना एम्प्लॉय या अभी करंट एम्प्लॉय आता है, मेरे से गले लगता है, कहता है सर ये मेरी बहन की शादी का कार्ड है, ये आप रख लीजिए। अरे ये कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन थोड़ी ना हुई। लेकिन वो जो 10 कुर्सियां आई थी, उस अकाउंटेंट का फर्ज है ये पूछना, सर कितने की खरीदी है एक चेयर? मैं बोलूंगा बेटा 200 रुपए की एक चेयर खरीदी है। तो उसको अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई, फिर उसने मेरे से पूछने के बाद इसको पैसे में कन्वर्ट किया। वो ये नहीं लिखेगा कि 10 कुर्सियां खरीदी, कोई नहीं लिखेगा, क्योंकि आपको उसको पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10 इंटू 200 यानी 2000 रुपए की आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी में कन्वर्ट करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है मेरे प्यारे बच्चों, वो करनी है आपको रिकॉर्ड। अकाउंटिंग का जो पहला सिलसिला शुरू होता है वो आइडेंटिफिकेशन से, पैसे में कन्वर्ट करने से। सब ओरल होता है, लिखित जो पहली चीज होती है वो होती है रिकॉर्डिंग, यानी उसको लिख लो, भूल ना जाना। क्यों? आप बैठे हो, आपने आइडेंटिफिकेशन कर ली, आपने कन्वर्जन कर लिया, तुरंत उसको रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड हम जर्नली कहां करते हैं? जर्नल में करते हैं। पूरे के पूरे 3 चैप्टर हैं, ढंग से पढ़ेंगे। क्या होता है जर्नल, कैसे बनता है, आने वाले एपिसोड्स में पता चल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि जो रिकॉर्डिंग होती है, उस मतलब ये वाली रिकॉर्डिंग नहीं, ये जो रिकॉर्डिंग होती है आपको जर्नल में करनी होती है। रिकॉर्ड करने के बाद या साथ साथ आप उसे करते हो क्लासिफाई। जो बच्चा इस चैनल को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा है, तो क्लासिफिकेशन का बेहतरीन एग्जांपल मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, वो आपकी घर की रसोई है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है हर चीज को अपनी जगह पे समेट देना। जैसे आटे का ड्रम में आटा ही होता है, चीनी के ड्रम में चीनी ही होती है। आपको पता है क्लासिफिकेशन से क्या होता है, चीजें आसान हो जाती है, सॉर्ट हो जाती है। आपको मालूम है कि आपके घर के अंदर कौन सा सामान कहां पड़ा हुआ है। मैं नाम बोलूंगा, आप उस सामान तक पहुंच चुके होंगे। सॉक्स बोलूंगा तो आपको पता है कि आपके घर में जुराबें कहां पड़ी हुई है।
समझ रहे हो? आपको पता है कि वेजिटेबल्स कहाँ होंगी, प्याज की टोकरी कहाँ है, आलू की टोकरी कहाँ है, रिफाइंड ऑयल कहाँ रखा होगा, अगर घर के अंदर मैगी पड़ी होती है तो कहाँ पड़ी होती है, चिप्स के पैकेट कहाँ पड़े होते हैं, डिओड्रेंट्स कहाँ पर हैं, हार्पिक कहाँ है, एवरीथिंग यू नो, पता है ना आपको? तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती है बेटा, क्लासिफाई। यानी रिकॉर्डिंग करने के बाद हर चीज क्या की जाती है बच्चों, क्लासिफाई की जाती है। हर चीज क्या की जाती है, क्लासिफाई। फिर आता है पांचवा, पांचवा टॉपिक ये है प्यारे बच्चों, रिकॉर्डिंग के बाद क्या होता है, क्लासिफिकेशन के बाद होता है बेटा समराइजिंग। आपने पहले रिकॉर्ड किया, फिर आपने क्लासिफाई किया। क्लासिफाई अलग अलग डब्बों में होता है, यानी लेजर में होगा। हर एक चीज का एक अलग डब्बा होगा कि ताकि आप सॉर्ट कर पाओ। हर चीज को सॉर्ट करते हैं, जैसे हमारे घर के अंदर रसोई होती है, हर एक सामान होता है। अभी हम इस चैप्टर पे आएंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर आपको करना होता है बेटा समराइजिंग। फिर आप करते हो समराइजिंग। समराइजिंग एक्चुअली साल के एंड में होती है। आपको यह समराइज करना होता है कि भैया पूरे साल में आपने प्रॉफिट कमाया, लॉस कमाया, आपकी बैलेंस शीट कितनी है, आपके एसेट्स कितने हैं, आपकी लायबिलिटीज कितनी है, आपको क्रेडिटर को कितना पैसा देना है, आपको डेटर से कितना पैसा लेना है। साल के अंत में ये सारी चीजें डिसाइड की जाती हैं, और डिसाइड नहीं की जाती, कैलकुलेट की जाती है। इसको बोलते हैं हम समराइजिंग। समराइजिंग में 3-4 चीजें बनती हैं। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, ट्रायल बैलेंस, ठीक है ना। ट्रायल बैलेंस, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर ट्रेडिंग बनता है, फिर पीएनएल बनता है, और लास्ट में बनती है हमारी बैलेंस शीट। समझ में आ गई? लेकिन कहानी यहां पे स्टॉप नहीं होगी, कहानी यहां पे रुकेगी नहीं, कहानी तो अभी शुरू हुई है। अब देखो, सबसे पहले होता है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई करने के बाद आपने क्या किया, पैसे में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट हो गया, रुपया पता चल गया, ट्रांजैक्शन बेसिक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। आपने उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। आप उसको जर्नल में जाकर रिकॉर्ड करते हो, और साथ ही साथ उसको उसके डब्बे में जाकर क्लासिफाई भी कराते हो। राम का डब्बा अलग, श्याम का डब्बा अलग, समझ रहे हो? एसेट्स का डब्बा अलग, मशीनरी का अलग, लैंड का अलग, स्टॉक का अलग, क्रेडिटर का अलग, हर एक के ना डब्बे होते हैं। उन डब्बों को बोलते हैं हम लेजर। क्लासिफाई कर दिया, पूरा साल रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग चलता रहता है। यहां तक के जो काम को ना हम कहते हैं बुक कीपिंग। मैं देखो पूरे चैप्टर की समरी दे रहा हूं आपको, पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा वैसे अभी। यहां तक के काम को कहते हो आप बुक कीपिंग। ये कोई भी कर लेता है। आज आप मेरे को अपने जीवन के 20 दिन दे दो, मैं आपको इतना तो काम दे दूंगा। ओएसआर एकेडमी, साइंस एंड फन का इतना काम तो आप वैसे ही कर लोगे, या किसी भी बिजनेस का काम आप कर सकते हो। इसलिए इस सब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट नहीं कहता हूं, रोजी रोटी कहता हूं। ये मेरे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। क्योंकि यहां तक का काम बेसिक अकाउंटिंग का काम होता है, कोई भी सीख सकता है। लेकिन इसके बाद कहानी स्टार्ट होती है। इसके लिए थोड़ी स्पेशल पढ़ाई, स्पेशल स्किल, स्पेशल नॉलेज, अकाउंटेंसी की नीड पड़ती है। समराइजिंग क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बताना, ये बताना भैया फर्म कितने पानी में है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको बोलते हैं हम समराइजिंग। समराइजिंग के बाद जो 6th पॉइंट आता है वो आता है एनालिसिस। ये काम जनरली सीए करता है। अब देखो सीए का काम एक्चुअल में क्या होता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। समराइजिंग करके हमारे पास प्रॉफिट तो आ गया। आजकल तो सॉफ्टवेयर हैं, टैली है, बिजी है, जो आपको प्रॉफिट निकाल के दे देगा। लेकिन एक्चुअल में जो मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या जो मेरी समझ, क्योंकि मैं भी सीए फाइनल ड्रॉप आउट हूं, मैं भी समझता हूं सारी चीजें, तो एक फर्म को चलाने के लिए सिर्फ ये थोड़ा ना कि भैया प्रॉफिट आ गया ओके है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट होना, फर्म का सक्सेसफुल होना ऐसा जरूरी नहीं है। तो वहां पर यह बताया जाता है कि भैया पैसे का कैसे इस्तेमाल करो, आपको अगली बारी क्या करना चाहिए, आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। अभी वो डिसीजन मैं आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि आप अभी इमेच्योर हो। तो एनालिसिस करते हैं, सारी चीजों को देखते हैं। भैया कैश आपका बहुत ज्यादा है, आपका स्टॉक बहुत ज्यादा है, आपने ऐसा माल बहुत ज्यादा रख रखा है जो शायद बिकता ही नहीं है, तो स्टॉक को थोड़ा ठीक करो अपना, ठीक है ना। आपने उधार बहुत ले रखा है, समझ रहे हो, आपके ऊपर लोन बहुत है, तो इस साल अपने लोन को उतारने की कोशिश करो, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा पैसा ब्याज में चला जाता है। तो आप ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे अगर आप कुछ लोन उतारने का कुछ एक सोचो उसके बारे में, ठीक है ना। या कुछ एसेट्स आपके किसी काम के ही नहीं है तो उसको बेच दो यार, क्यों रखा हुआ है, ऐसा समझ में आई बात। तो ये होता है एनालिसिस पार्ट, ये जनरली सीए करता है। लास्ट में आता है कम्युनिकेशन। जो भी आपका रिजल्ट आता है, कम्युनिकेशन, देख लेना स्पेलिंग यार, ठीक है ना। लास्ट में जब आपका ये सब कुछ रिजल्ट आ गया कि आपने कितना पैसा कमाया, कितना नहीं आया, आपको अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स तक पहुंचाने होते हैं। अब ये यूजर्स कौन है, इस लेक्चर के एंड में आपको पता चलेगा, ठीक है जी। चलो, तो बात समझ आ गई, ये आपको पूरे साल करना। अब देखो यहां पर भी ये लिखा है, अकाउंटिंग एक ऐसी कला है कि आप रिकॉर्ड कर पाओ। हम जैसे रिकॉर्ड करेंगे ना, वो साइंस वाला बच्चा फिलहाल नहीं कर पाएगा, छोटा बच्चा फिलहाल नहीं कर पाएगा। हम जैसे क्लासिफाई करेंगे ना, वो नहीं कर पाएगा।
एंड समराइज भी करना इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, इस तरीके से करना है, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ऐसी चीज को ही रिकॉर्ड करना है जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर रखती होगी, यानी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट वाली कोई भी चीज यहां पर रिकॉर्ड नहीं होगी। उसके बाद इंटरप्रेट भी करना है, यानी एनालिसिस भी करना है, और फिर कम्युनिकेट भी करना है। ये पूरे प्रोसेस को आप कहते हो अकाउंटिंग। पूरे साल चलती है, स्पेशल स्किल की नीड होती है, आम व्यक्ति नहीं कर सकता, आम व्यक्ति यहीं पर ही ढेर हो जाएगा। उसको कहते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग आगे चलानी है, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। ठीक है जी, आओ पढ़ते हैं आगे। फिर आता है एट्रीब्यूट्स। ठीक है जी, इस चैप्टर में ना बहुत सारी चीजें, एट्रीब्यूट, लिमिटेशन, रोल, एडवांटेज, ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीजें हम पढ़ लेते हैं। देखो पहला आता है एट्रीब्यूट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इवेंट। देखो बहुत सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं आपको बातों बातों में। मेजरिंग द आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन, यानी इन टर्म्स ऑफ मनी इनको कन्वर्ट करना है, फिर इसको रिकॉर्ड करना है। याद रखेंगे रिकॉर्ड कहां करेंगे बेटा, हम जर्नल में करेंगे। क्लासिफाई कहां करेंगे बच्चों, हम लेजर में करेंगे। समराइजिंग में सबसे पहले बनेगा ट्रायल बैलेंस, फिर बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनेगा पीएनएल अकाउंट, और फिर बनेगी बैलेंस शीट। एनालिसिस करेंगे, ये जानेंगे कि भैया कंपैरिजन करेंगे दूसरी फर्म से अपनी फर्म का, अपनी फर्म से अपनी फर्म का, पिछले साल से लेकर क्या गलतियां की हैं पूरे साल, क्या चीज सुधारी जा सकती है, कौन सी चीज हमारे हाथ में है ही नहीं, क्या प्लस पॉइंट है हमारा, क्या माइनस पॉइंट है हमारा जो हम आगे नहीं जाएंगे, और उस रिजल्ट को यूजर्स तक पहुंचाना बड़ा जरूरी है। अब ये यूजर्स कौन होंगे, इस लेक्चर के एंड में आपको जरूर पता चलेगा। देखो ये कोई क्लिकबेट नहीं है कि एंड में, अभी समझ में ही नहीं आएगा ना, अभी समझ लो कौन कौन यूजर, एक एक करके डीपली बात करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है एज पर मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये आपको एट्रीब्यूट समझ में आ गए बेटा सारे के सारे, ये आपको पूरे साल सीखना है, और ये चैप्टर का मेन आधार भी है। आगे बढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है व्हाट इज द अकाउंटिंग प्रोसेस। ये भी मैंने आपको बता दिया बेटा। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, देखो सबसे पहले हमारा जो शुरू होता है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेटिंग। इस चैप्टर में अगर आप किताब खोल के बैठे हो, चाहे टी एस गरेवाल, डी के गोयल, वासन, कोई भी किताब आपके पास, यही सब लिखा हुआ है। चीजें बदल रही है, 2 मिनट रुक जाओ। अब जैसे ये चीज आ गई एडवांटेजेस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि एडवांटेजेस क्या है। देखो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, एक एक करके डीपली पढ़ेंगे, 10 की 10 चुम्मेश्वरी है, समझो। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, आप अपने बिजनेस के बारे में जो कुछ जानना चाह रहे हो रिगार्डिंग फाइनेंस, आप बस किताब खोलो पता चल जाएगा। आप बस किताब खोलो पता चल जाएगा। अब देखो फॉर एग्जांपल, मैं अगर ओएसआर एकेडमी या चायफा कैफे की बात कर लूं ना, अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से ये सीरीज देखी हुई है तो चायफा कैफे के बारे में हम लोग बात करते हैं, या ओएसआर एकेडमी के बारे में बात करते हैं। तो आज की डेट में अगर कोई मेरे से पूछे कि भैया चायफा कैफे ने आज तक कितना रॉ मटेरियल खरीदा है, एक क्लिक पे पता चलेगा आपको। पता है आज उशांक ने ओएसआर एकेडमी के अंदर कितनी रुपए की फोटोकॉपी कराई है, पता चल जाएगा। कितनी सैलरी देता हूं, पता चल जाएगा। राम नाम का बच्चा जो पिछले 4 साल से ओएसआर एकेडमी में पढ़ रहा है, उसने आज तक कितने पैसे दिए हैं, कौन सी डेट को दिए हैं, मोड ऑफ ट्रांजैक्शन क्या था, ये भी बता दूंगा मैं आपको। इसको बोलते हैं, कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए हो आपको मिल जाएगी। असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट, अब देखो ये वर्ड ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर ना ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग आएंगी, वो बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, आपको पता है ना बिजनेस स्टडीज में आप पढ़ रहे होगे या फिर पढ़ोगे, तो सबसे पहले आती है टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है प्यारे बच्चों, इसके अंदर कुछ लोगों को या सारे लोगों को, चाहे वो सीएफओ, सीईओ, सीओओ, सीटीओ, इन सबको ना डिसीजन लेने होते हैं कंपनी चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए। उस डिसीजन में अब बिजनेस चलाने के लिए जो डिसीजन लेना है वो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है उसमें फाइनेंस, पैसा। अब उस पैसे की जो इंफॉर्मेशन है वो तो मांगेंगे ना मेरे से। मान लो सीईओ को एक फैसला लेना है कि जिससे अपना वो बिजनेस एक्सपेंड कर पाए, तो वो अकाउंटेंट के पास जाएगा ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट की टीम के पास जाएगा ना, बोलेगा ना भैया आप बताओ कि क्या हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप मुझे डिटेल्स दो कि ताकि मैं चेक कर पाऊं कि आने वाले नियर फ्यूचर में कितना पैसा मेरे पास आना है, कितना सरप्लस है मेरे पास, कि ताकि मैं ये स्टेप उठा सकता हूं या नहीं उठा सकता। समझ रहे हो? तो यहां पर असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट, जब बिजनेस के टॉप लेवल मैनेजर्स
एक डिसीजन लेने चाह रहे होते हैं रिगार्डिंग एक्सपेंशन, रिगार्डिंग न्यू प्रोडक्ट, रिगार्डिंग हो सकता है फ्रेंचाइज देना चाह रहे हो वो किसी को, या कोई भी एक मेजर बड़ा डिसीजन, तो उनको फाइनेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन की नीड पड़ती है और उस नीड को कहते हैं असिस्टेंस, यानी वो उनको असिस्ट करेगा, वो उनको बताएगा कि ये वाला डिसीजन आपके लिए ठीक रहेगा अभी फिलहाल या नहीं रहेगा। फिर आता है रिप्लेसेस मेमोरी। ऑब्वियस सी बात है, डे वन से पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग करने से आपको याद रखने की नीड नहीं है। ओएसआर एकेडमी में बेटा बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, सबकी फीस ऑब्वियस सी बात अलग है। कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, कोई 3 पढ़ रहा है, कोई 4 पढ़ रहा है, कोई 9 स्टैंडर्ड में है, कोई 12 स्टैंडर्ड में है, समझ रहे हो। अब वहां पर जो फीस का जो फर्क, मतलब वैसे तो फीस पर सब्जेक्ट सेम है, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है, कोई 2 पढ़ रहा है, कोई 9th की फीस अलग है, 10th की अलग है, 12th की अलग है। तो वहां पर अभी क्या पंगा चलता है कि सबका डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी अलग है। कोई भैया पहले ही आ गया तो स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, कोई बीच में एनरोल करा रहा है तो उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग अलग है, किसने कितने पैसे दिए। अच्छा, कोई लमसम पे करता है यानी वन टाइम पेमेंट करता है मेरे को, कोई 2 पार्ट्स में कर रहा है, समझ रहे हो। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं सर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, आप हमसे मंथली ले लेना। मैं कहा चलो जी मंथली ले लेंगे आपसे। पता है ऐसे रेयर केसेस होते हैं, मैं पूरा चेक करके, मतलब 1 या 2 बच्चों को पूरे उसमें हम अलाउ कर देते हैं, ठीक है यार आप मंथली ले लेना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर नहीं अफोर्ड कर सकते, पूरा चेक करते हैं, कोई बात नहीं आप पैसा ही मत देना। तो वहां पर इन ट्रांजैक्शंस को हमें कैसे याद रख पाऊंगा कि उस बच्चे के कितने पैसे आए, उसने 2 इंस्टॉलमेंट्स ऑप्ट किए हैं, उसने लमसम ऑप्ट किया था, किसका चेक आया, चेक क्लियर हुआ नहीं हुआ, याद रखना नहीं पड़ेगा, आप लिख लो, रिकॉर्ड कर लो। फैसिलिटेटिंग सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। मुझे जीएसटी भरना है, मैं कैसे भरूं? मुझे इनकम टैक्स भरना है, मैं कैसे भरूं? इनकम टैक्स तो इनकम पे भरा जाता है, मुझे मेरी इनकम ही नहीं पता तो मैं टैक्स कैसे भरूंगा? तो ये आपकी इनकम आपको बताएगा, उसके ऊपर आप टैक्स भर देना। या आपकी सेल्स आपको बताएगा, जितना आपने माल बेचा है उसके ऊपर आप क्या भर देना? जीएसटी भर देना। लोन लेने जाऊंगा तो मेरे आचरण से, मेरे दिखा, मतलब जो मैंने दिखावा कर रखा है, ये सब दिखावा ही होता है, समझ रहे हो ना। तो अच्छा सूट, रोलेक्स वॉच, ये पहन के अगर लोन लेने जाऊंगा तो जरूरी नहीं है मुझे लोन मिल जाएगा। वो शक्ल देखकर लोन नहीं देते, वो आपके अकाउंट्स देखकर, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न देखकर, आपकी बैंक स्टेटमेंट देखकर, आपके पैन कार्ड का क्रेडिट स्कोर देखकर आपको लोन मिलता है। लोन आपके अकाउंट्स देखकर आपको बताते हैं कि आप उस बंदे की, उस फर्म के पास कितना दम है, कितने एसेट्स हैं, पैसा चुका पाएगा नहीं चुका पाएगा, मंथली फ्लो ऑफ कैश अच्छा है या नहीं है। तो वहां पर फैसिलिटेट्स लोन की बात होती है। कभी कभी एविडेंस इन कोर्ट होता है, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। हमने एक वर्ड पढ़ा था, याद होगा, इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी एक आगे आगे शब्द पढ़ा था, इंसॉल्वेंसी। जब हमने बेसिक टर्म्स पढ़ा था, इंसॉल्वेंट जब बंदा होता है, जब मैं कह रहा हूं कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है, मैं दुनिया को कोई पैसा नहीं दे सकता, मेरे को मारने मत आना, मैं कोर्ट के आगे हाथ जोड़ लेता हूं, कहता हूं भैया मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूं, मेरे कह देने से मैं इंसॉल्वेंट हो जाऊंगा? आई हैव टू प्रूव दैट ना, कि मेरे एसेट्स बहुत कम है और मेरी लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो भैया मैं सक्षम नहीं हूं, ना मेरी उम्र बची है, ना मेरे पास कोई काम है जो मैं करूं और आपका पैसा चुका दूं। तो कोर्ट के पास डिसीजन लेने के लिए, जब कोर्ट फैसला लेता है कि ये बंदा इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो मुझे अपने एविडेंस के तौर पर, प्रूफ के तौर पर अपने अकाउंट्स रखने पड़ेंगे कि भैया सच में मैं इंसॉल्वेंट हो चुका हूं। ठीक है जी। अब देखो, मैं बातों बातों में रियलाइज कर रहा हूं कितने अकाउंटिंग टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में लग रहे हैं समझाने में। इसलिए मैं कह रहा हूं बेसिक टर्म्स नहीं देखा भैया, प्लीज तीनों लेक्चर देखकर फिर यहां पर आना, मजा आ जाएगा आपको। गॉट इट? फिर आता है फैसिलिटेट सेल ऑफ द बिजनेस। सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज तो यही है मेरे हिसाब से। आज कोई मेरे पास आता है, कहता है भैया ओएसआर एकेडमी कितने का बेचोगे, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, फिलहाल तो नहीं है। मुझे अकाउंट देखने पड़ेंगे। अगर मैं अकाउंट्स बना ही नहीं रहा तो मुझे पता ही नहीं है कि मैं कितना पैसा कमा रहा हूं और कितने मेरे एसेट्स हैं, क्या है क्या नहीं है। क्या मुझे याद होगा कि मेरे पास कितने बेंचेस हैं? लिटरली मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे पास कितने बेंचेस हैं, कितनी चेयर्स हैं। एसी कैलकुलेट करने के लिए भी मुझे 5 मिनट लगेंगे कि हाँ हाँ वहां पे लगा हुआ था। क्योंकि यार देखो, जब आप एक स्केलेबल बिजनेस पे काम कर रहे हो, एक बिजनेस फैल चुका है आप लोगों का, जैसे चाय फाय कैफे के 5 आउटलेट खुल जाएंगे, तो आपको ये थोड़ा याद रखोगे कितनी चेयर हैं आपके पास, कितने मग्स पड़े हुए हैं आपके पास, समझ रहे हो ना। तो वो तो बस आपके बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में होगा। अब वहां पर कोई आपके पास आता है कि भैया ये वाला धंधा मुझे बेच दो,
या अपना मुझे पार्टनर बना लो, बताओ कितना पैसा दूं कि मुझे 50% इक्विटी मिल जाएगी, कितना पैसा दूं, जैसे शार्क टैंक में देखते हो, क्या वैल्यू लगाते हो अपने बिजनेस की, तो वैल्यू लगाने के लिए भी अकाउंट्स लगते हैं। आप देखते हो कि वो रेवेन्यू देखते हैं, एक्सपेंशन देखते हैं, कितना एक्सपैंड हो सकता है, क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, तो ये सारी चीजें हमारे अकाउंट्स ही बताएंगे कि आपका धंधा कितना रुपए का बिकेगा। असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी आ गया बेटा। फिर आ गया हेल्पफुल इन द पार्टनरशिप अकाउंट। देखो अगर आप अकेला काम कर रहे हो और आप अकाउंट्स नहीं बना रहे हो तो चलेगा, छोटा धंधा कर रहे हो अकाउंट्स नहीं बना रहे हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में हो तो अकाउंट्स बनाने ही पड़ेंगे, वरना आप दोनों के बीच में झगड़ा तय है, ठीक है ना। जब दो पार्टनर्स मिलकर काम कर रहे होते हैं तो वहां पर 2 या 4 या 5 पार्टनर्स काम कर रहे होते हैं, तो हिसाब मेंटेनिंग के लिए आपको अकाउंट्स बनाने ही पड़ेंगे और ये फायदा ही देगा। ये थे अब बेटा हमारे एडवांटेजेस अकाउंट्स बनाने के, अकाउंटिंग करने के अपने बिजनेस के। फिर आता है लिमिटेशन। देखो सिर्फ फायदे नहीं है, कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है, अकाउंटिंग फुली एग्जैक्ट कभी भी नहीं होती। हम ये मान के नहीं चल सकते कि जो इन्फॉर्मेशन अकाउंट्स मेरे को बता रही है वो एग्जैक्ट ही होगी, उसके कई कारण है। देखो अकाउंट्स में जब अकाउंट्स बना रहे होते हैं तो कुछ आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं फोरकास्ट के हिसाब से, मतलब आपको ना फोरकास्ट करना होता है, आपको कुछ प्रिडिक्ट करना होता है, कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो हाइपोथेटिकल होते हैं और वो गलत भी हो सकते हैं, वो ऊपर नीचे होंगे ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल, बढ़िया एग्जांपल है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू वियर एंड टियर। ये हमने बेसिक टर्म्स में पढ़ी थी। मान लो स्मार्ट बोर्ड की जो कॉस्ट थी, जो मैंने खरीदा था, वो खरीदा था मान लेते हैं 3.5 लाख रुपए का, मान लो। अब 3.5 लाख का डेट ऑफ परचेज पर था, लेकिन आज इसकी वैल्यू कम हो जाएगी कितनी। अच्छा देखो, देयर आर टू वैल्यूज, मैंने पहले बताया था, एक होती है बुक वैल्यू, एक होती है मार्केट वैल्यू। हमें मार्केट वैल्यू को नहीं देखना, हमें बुक वैल्यू को देखना फिलहाल। अब देख लो, अब अगर मैं बात करूं मुझे अच्छा इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होती है। मान लो 3.5 लाख, या मैं बहुत ऐसी चीज ले लेता हूं जो आपको पता ही होगी, जैसे ये छोड़ दो, एसी की बात कर लो। एक एसी मैंने 25,000 रुपए का खरीदा। मैंने दुकानदार से पूछा, मैंने कहा भाई एसी ये चलेगा कितना। वो बोलेगा अगर आप ढंग से चलाते हो ना तो 10 साल ही कहीं नहीं गया। मैं कहा अच्छा जी। और मैं कहा 10 साल बाद अगर मैं इसको बेचता हूँ, अगर एक खराब एसी को बेचता हूँ तो कितने पैसे। तो हम आजकल ऐड भी देखते हैं, आजकल एक ऐड आती है आपकी इंस्टाग्राम पे कि पुराना सड़ा गला एसी है तो 5,000 का हमको दे दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, ये बात तो सही है, मतलब मैं इस्तेमाल भी करूंगा और एट द एंड ऑफ द 10 साल ये कबाड़ी मेरे को 5,000 भी दे देगा। अब देखो मैं डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करूंगा, अब समझना, 25,000 में से 5,000 तो मुझे मिल ही जाएंगे, और ये लाइफ कितनी है इसकी, 10 साल। तो आपको लगता है ये हर साल में 2,000 का कंज्यूम कर रहा हूं, भाई मेरे जैसे तो 20 ही जाएगा और 10 साल तक मैं इसको कंज्यूम करूंगा, तो मेरे को हर महीने हर साल कितना खर्चा करना है इसी के ऊपर, 2,000 ही तो करना है। बात समझ आ गई। ये तो हुई हाइपोथेटिकल बात। आपको पक्का पता है कि एसी 10 साल ही चलेगा, दुकानदार की कहने की बात थी ना। आपको पक्का पता है कि कबाड़ी आपको 5,000 ही देगा, नहीं ना। तो अब कहानी यहां पर यह है कि ये कुछ डिसीजन आप फोरकास्ट करते हो और उस फोरकास्टिंग की वजह से अकाउंटिंग एग्जैक्ट नहीं हो सकती। कुछ डिसीजन हमको हाइपोथेटिकल लेने पड़ते हैं और इतना रिबेट हमको सरकार भी देती है, ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग में रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन भी नहीं है। वो क्यों नहीं है बताता हूं। अकाउंटिंग के अंदर ना देखो, यहां पर एक बात लिखी हुई है, अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। यानी देयर इज डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। यानी अगर आप एक लैंड खरीदते हो या एक बिल्डिंग खरीदते हो, फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रॉपर्टी खरीद ली अपने चाय फाय कैफे के लिए, और उस चाय फाय कैफे की जो प्रॉपर्टी थी वो मैंने 1 करोड़ रुपए की खरीदी थी। 1 करोड़ रुपए की मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी। ये खरीदी मैंने 2020 में, और आज 2024 में इसकी मार्केट वैल्यू, मार्केट में जो वैल्यू है वो हो चुकी है मान लेते हैं 3 करोड़ रुपया। और 2020 में एग्जांपल के तौर पर 2020 में खरीदी थी, बिल्डिंग खरीदी थी, लैंड खरीदी, तो अब आपको पता है बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगेगा, लैंड पे लगता है, बिल्डिंग पे तो लगेगा, दीवारों पे तो लगेगा। अब वहां पर मान लेते हैं अभी तक 1 करोड़ में 10 लाख रुपए का क्या लग चुका है, मेरा डेप्रिसिएशन भी लग चुका है, और मेरी बुक वैल्यू दिखाई दे रही है 90 लाख। अब मेरे को अगर किताब खोल के देख रहा हूं, मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट खोल के देख रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि भैया मैं तो लखपति हूं। लेकिन अगर मैं बाहर उसको बेचने जाता हूं तो मेरे को पता चलता है मैं तो करोड़पति हूं। तो अब ये अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन बता रही है, अकाउंट ये रिकॉर्ड नहीं करेगा। मार्केट में चाहे वैल्यू कितनी भी हो, आप उसी पे रिकॉर्ड करोगे जितने में आपने खरीदी थी माइनस डेप्रीसिएशन। चाहे मार्केट में उसकी कीमत 90 लाख से कम हो या 90 लाख से ज्यादा हो, आपको 90 लाख ही रिकॉर्ड करना है।
इसलिए जब भी कोई हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट खोल के देखेगा वो तो यही समझेगा ना कि भैया हम तो 90 लाख की प्रॉपर्टी के मालिक हैं, लेकिन आज उसकी वैल्यू मार्केट में बेचने जाओगे तो वो तो करोड़ों की है। देखो दुनिया समझ जाएगी लेकिन अकाउंट्स नहीं समझ रहा, इसलिए अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन है और प्राइस लेवल चेंज को इग्नोर करता है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अकाउंट्स में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं होता। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे एम्प्लॉयज की क्वालिटी, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी, हमारे एथिक्स जो हम समाज के लिए करते हैं। जैसे टाटा, मैं बहुत बड़ी एग्जांपल लेता हूं। ये दुनिया जानती है कि टाटा और रिलायंस, ये जो अंबानी है, बहुत फर्क है यार इन दोनों में। मतलब एक ऐसी कंपनी है जो अपने बेटे की इमेज, मैं खुलेआम बात करता हूं, अपने बेटे की इमेज को ठीक करने के लिए उन्होंने क्या किया, जामनगर में आपको पता ही है अभी एक प्री वेडिंग हुई थी, वो क्या हुआ, शादी अब लंदन में होगी, सगन दुबई में होने वाला है, बड़े बड़े फिल्म स्टार रिहाना, दिलजीत दोसांझ वहाँ पर आए, एक इमेज क्रिएशन थी, पैसे एक उन्होंने बूफे लगा रखा था कि भैया वहाँ पे इतना पैसा है। दूसरी तरफ टाटा, अब ये कभी भी गिनती में ही नहीं आते। क्यों गिनती में क्यों नहीं आते? क्योंकि अपनी जितनी भी कमाई है उसका मोर देन हाफ हिस्सा तो ये चैरिटी कर देते हैं। अब दोनों में अगर आप इनकम पर्सपेक्टिव से देखो, मान लेते दोनों सेम है, लेकिन मेरी नजर में या दुनिया की नजर में इनकी इज्जत ज्यादा है, लेकिन किताबों में इज्जत नहीं है। किताबों में ये क्वालिटी ऑफ टाटा इंडस्ट्रीज कहीं लिखी नहीं जाती कि हम चैरिटी करते हैं, हम इतने दिल के वो हैं। कोई बंदा अगर जीतता है तो महिंद्रा उसको थार भेज देती है, कोई अगर स्पोर्ट्स पर्सन जीत रहा है तो महिंद्रा उसको स्कॉर्पियो एन दे देती है। समझ रहे हो? कोई बंदा समझ रहे हो? आप देखते हो ना, आता है कि भैया उस फलाने बंदे ने जेवलिन थ्रो में ये मेडल जीता, तो उसको इतना पैसा दे दो, उसको इतना दे दो, ऐसा चैरिटी। ये बच्चे गरीब बच्चे हैं, चलो कैंसर के बच्चों को आज ये वाला इलाज करा देंगे, ये वाला जो स्कूल है ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएगा बच्चों को। टाटा की बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है ना। 2 लाख रुपए की गाड़ी लेकर आए कि भैया हर एक जना चलाएगा, और कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लॉस में बेच रहे हैं आज की डेट में। तो ये टाटा का नमक आज भी लॉस में ही, कहीं ना कहीं प्रॉफिट मेकिंग नहीं है ये ज्यादा, बहुत ब्रेक इवन पर चलता है, ठीक है ना। बहुत ही माइन्यूट पैसा कमाते हैं, लेकिन ठीक है, चल रहा है कोई बात नहीं, ठीक है ना। और एथिकल काम करते हैं, बिल्कुल एथिकल काम करते हैं। गॉट इट? तो ये सब चीजें यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होती। मतलब दोनों ही अपनी जगह सही काम कर रहे हैं, मैं इनको भी प्रेज करता हूँ, इनको भी प्रेज करता हूँ, लेकिन ये जो प्रेजिंग है क्वालिटेटिव है, ये किताबों में रिकॉर्ड नहीं होता। अकाउंटिंग में लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग। अब विंडो ड्रेसिंग का मतलब विंडो शॉपिंग होती है ना, विंडो शॉपिंग मतलब गए, अच्छा लग रहा है, ठीक है, रख दिया, देखे, हाँ भाई अच्छा लग रहा है, पहना, ट्राई किया, फोटो क्लिक किया, रख दिया। विंडो ड्रेसिंग भी ऐसा ही होता है। विंडो ड्रेसिंग में होता है छोटे मोटे हेर फेर करना। मतलब फॉर एग्जाम्पल 1000 की चीज को आपने 2000 लिख दिया, क्योंकि देखो ना, बायसनेस तो होगी ना कि मैं अपने बिजनेस के अकाउंट्स को अच्छा दिखाऊं। अब लोगों को टैक्स भी चोरी करना है, अब टैक्स चोरी करना है या टैक्स बचाना है तो वो क्या करते हैं, खर्चे ज्यादा दिखा देते हैं, इनकम कम दिखा देते हैं। कुछ अंडर द टेबल ले लिया, कुछ खर्चे कम फालतू दिखा दिए। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल वो आपका एम्प्लॉय है नहीं, आपने उसकी सैलरी शो कर रखी है, सैलरी शो कर दोगे तो खर्चे की रिबेट मिल जाएगी। समझ रहे हो ना? तो कहीं ना कहीं अपने अपने हित के लिए, अपने बायसनेस के लिए अकाउंट्स कभी कभी खराब भी हो जाते हैं। और अगर आप वो नहीं करोगे तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। कई ऐसी एडटेक कंपनीज हैं जिन्होंने क्या किया था, आपको पता ही है, आप मालूम ही है, अब मैं नाम नहीं लूंगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, जिन्होंने अपनी वैल्यूएशन को ऐसे हाइप करके दिखा दिया था, आप जानते ही हो, लिख देना नाम। तो विंडो ड्रेसिंग होती है, छोटी मोटी विंडो ड्रेसिंग चलती है, लेकिन आप मेजर विंडो ड्रेसिंग कर दो तो आपके अकाउंट्स पूरे खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। जस्ट फॉर वैल्यूएशन सेक, जस्ट फॉर आपकी इन्वेस्टमेंट्स, जस्ट फॉर टू अपना टैक्स कम करने के लिए, एक बेटर पिक्चर शो करने के लिए, अपने मन की शांति के लिए आप ये काम कर लेते हो। गॉट इट? ठीक है ना, ऐसा है। तो ये थे लिमिटेशन, और पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है लिमिटेशन। फिर आती है बेटा रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। बिजनेस में अकाउंटिंग में रोल क्या है? वही घिसी पिटी चीजें होंगी, मैं कुछ छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए मैं सब कुछ ले आया हूँ चैप्टर का। मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, मैनेजमेंट को असिस्ट करना, कंपैरेटिव स्टडी, कंपेयर करने में, अगर मैं अकाउंट्स ही नहीं बना रहा तो मैं पिछले साल से इस साल को कंपेयर कर ही नहीं पाऊंगा, और दूसरी कंपनी को अपनी कंपनी के साथ कभी भी कंपेयर कर ही नहीं पाऊंगा। एविडेंस इन कोर्ट, कुछ अदर है। प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑब्विएट्स द नेसेसिटी टू रिमेंबर बिजनेस ट्रांजेक्शन, रिप्लेसेस मेमोरी, लोन लेने मदद करता है, सेल ऑफ बिजनेस में। ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली, जो एडवांटेज में पढ़ा ना वही हमारा रोल है, ठीक है ना। चलो, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं ब्रांचेस। ये आपको ढंग से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आगे जाकर आपको ये सीखना भी है। पूरे अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस होती हैं। पहली ब्रांच फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर आप अभी किताब खोल के बैठे तो किताब का बंद कर दो, फ्रंट पेज में लिखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग।
ठीक है ना, डबल एंट्री बुक कीपिंग, नीचे लिखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो है जो आप सीख रहे हो, तो इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, मतलब ये होल है, सब कुछ रिकॉर्ड करती है। फिर आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसी अकाउंटिंग है जो रिलेटेड टू प्रोडक्ट बात करती है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, क्या कॉस्ट कॉन्शियस है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद या थोड़ा सा पहले या बाद में मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज जो होती थी वो प्रॉफिट कॉन्शियस होती थी, यानी उनको बस ये चाहिए था कि उनका प्रॉफिट तभी ज्यादा होगा जब उनका प्रोडक्ट महंगा होगा। ठीक है ना, मतलब फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर मैं एक सेब से ज्यादा प्रॉफिट तभी कमा सकता हूं जब मैं उसको महंगा बेचूंगा। खरीद तो मैंने लिया 20 रुपए का, अगर मैं 50 का बेचूंगा तो मुझे 30 का प्रॉफिट आएगा, और अगर 60 का बेचूंगा तो 40 रुपीज का प्रॉफिट आएगा। लेकिन बाद में जाके पता चला कि भैया प्रॉफिट को अगर मैं सेलिंग प्राइस को बढ़ाता गया तो मेरे पास और कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे, और कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं तो भैया अब तो वहां पर प्राइस वॉर चलेगा। प्राइस वॉर में वही जीतेगा जिसका प्राइस कम होगा। अब प्राइस अगर मैं कम करता हूं तो मेरे को उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो यानी फिर उनको समझ में आया कि भैया कॉस्ट को भी कम किया जा सकता है। ठीक है ना, लागत को कम कैसे किया जाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, तो लागत को भी कम किया जा सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्केल बढ़ाकर। मैं अक्सर एक सवाल पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना, 2 मिनट बाद इसका मैं जवाब भी दे दूंगा आपको, 2 या 3 मिनट दूंगा, कि पीटर इंग्लैंड, पहली बात तो वो इंडियन कंपनी, पहले बता दूं, पीटर इंग्लैंड की एक शर्ट बनाने में कितना खर्चा आता होगा। ठीक है, 2 मिनट बाद जवाब देता हूं। तो बात आती है कॉस्ट अकाउंटिंग की, कि अगर किसी प्रोडक्ट का कोई प्राइस बताना है, विच इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट होता है। हमारे ऑनलाइन कोर्स का, अच्छा देखो कॉस्ट की बात आती है तो मैं आप एक प्रमोशन करना चाहूंगा यहाँ पर, कि हमारे ऑनलाइन कोर्स में अभी एक भारी गिरावट देखने को मिली है। 1999 मतलब 2000 रुपए में पूरे साल का कोर्स, पूरे साल की कॉमर्स की पढ़ाई आपको वहां मिल जाएगी। जो लेक्चर ये मैं सब पढ़ा चुका हूँ, अकाउंटिंग क्वेश्चन वहां हो चुका है, वहाँ पूरे डिटेल, हफ्ते में 3 दिन लेक्चर्स होते हैं अकाउंट्स के, 3 दिन लेक्चर होते हैं मैथ्स के, 3 दिन बीएसटी के, 3 दिन आपके इकोनॉमिक्स के, और 2 दिन इंग्लिश के। ये सारा कुछ आपको मिलेगा 2000 में पूरे साल। और लाइव लेक्चर्स मैं ही पढ़ाता हूँ ऑफलाइन बच्चों के एंजॉयमेंट के साथ, समझ रहे हो। तो अब ये 2000 प्राइस कैसे आया, कुछ सोच समझ के आया होगा। हमारी टीम ने सोचा कि भैया ऐसी कोई चीज बताओ जिससे इतना बेच दूंगा। अगर देखो, अब बेचना वर्ड गलत मत समझना, क्यों, क्योंकि मैं कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ। 2000 में अगर इतने बच्चों को ये कोर्स सेल कर दिया हम लोगों ने तो हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो वो 2000 क्यों, क्योंकि मार्केट सर्कमस्टांसेस, कॉस्ट सर्कमस्टांसेस, सबको जोड़ने के बाद ये कॉस्ट आई होगी कि इस प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस कितनी है, प्लस प्रॉफिट, एमआरपी आ गई। गॉट इट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको ये सिखाती है। अब 2 मिनट हो गए हैं, मैं आपको एक बात बताता हूं कि पीटर इंग्लैंड की एक शर्ट आपको लाखों करोड़ों रुपए की पड़ेगी। बताता हूं क्यों, क्योंकि आपने ढंग से सुना, एक शर्ट। तो पीटर इंग्लैंड कभी एक शर्ट नहीं बनाएगा। ये जूडियो की टी शर्ट है, पहचान ही चुके होंगे। ये टी शर्ट 400 या 500 या 600 रुपए की टी शर्ट होगी। जूडियो अगर ये एक टी शर्ट बनवाएगा तो उसको, टाटा की कंपनी है पहली बात तो बता दूं, बहुत महंगी पड़ेगी। इसलिए आप वहां पर जाके देखते हो तो आपको बहुत सारे साइजेस में बहुत सारी टी शर्ट टंगी हुई मिलती है। इसको बोलते हैं स्केलेबल। पेप्सी की एक 2 लीटर की जो बॉटल होती है ना, उसको बनाने की कॉस्ट 4 या 5 रुपए से ऊपर नहीं होगी, इंक्लूडिंग बॉटल। 5 रुपए से ऊपर नहीं होगी, वो बिकती 80, 5, चलो महंगाई होगी, ये पुराना एग्जांपल में ले रहा हूँ, 5, 8 रुपए हो गई होगी। 8 रुपए की बेचते वो 100 रुपए के, बीच में बहुत सारी और कॉस्ट है, बहुत सारी मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारी कॉस्ट होती है। तो इन सारी कॉस्ट को रिडक्शन करना होता है। अब वो देखो 80 की तो बिक ही रही है, क्योंकि पेप्सी भी 80 की बेच रहे हैं, हम भी 80 की बेचेंगे। अब जीतेगा वो जो ज्यादातर स्पॉन्सर कर देगा आईपीएल में, पहला। दूसरा, वो जीतेगा जिसकी कॉस्ट कम है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है, एडवर्टीजमेंट, शाहरुख खान वो दे रहा है प्रीति जिंटा को, वो दे रहा है शाहरुख खान को, वो दे रहा है अक्षय कुमार को इतने करोड़ रुपए, और मैंने दूसरे बंदे को दिया, उसने कम पैसे में मेरा काम कर दिया और सेल भी मेरी बढ़ा दी। समझ रहे हो, कॉस्ट कॉन्शियस होते हैं। फिर आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे मैंने बताया ना, मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, यानी एक ऐसी अकाउंटिंग होती है जो सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट की नीड को फुलफिल करने के लिए की जाती है। देखो ये सारी चीजें आप निकलती कहां से, फाइनेंशियल से ही निकलती है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ उनका एंड यूजर वही है जो मैनेजमेंट बैठा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट बैठा है, और वो बेसिक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नहीं चाह रहा, वो कुछ क्रूशल, कुछ डीप, कुछ फाइनेंस रिलेटेड, कुछ फंड रिलेटेड, कुछ प्रॉफिट रिलेटेड, कुछ इक्विटी रिलेटेड, कुछ डिविडेंड रिलेटेड, या कुछ ऐसे शब्द शायद नहीं समझ में आए होंगे, वो वाली अकाउंटिंग चाह रहा है आपसे। तो उसके लिए एक अलग टीम बैठती है, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
गॉट इट? ये दो आप फ्यूचर में पढ़ते हो, ग्रेजुएशन में चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बीबीए, बीसीए के अंदर आपको ये पढ़ाए जाते हैं। फिर आता है बुक कीपिंग, मैंने आपको पढ़ा दिया, अकाउंटिंग मैंने आपको पढ़ा दिया, अकाउंटेंसी मैंने आपको पढ़ा दिया। बुक कीपिंग बताया था ना, आइडेंटिफिकेशन, कन्वर्जन टू मनी, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, दैट्स इट। उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है अकाउंटिंग का, और फिर अकाउंटेंसी तो पूरा कॉन्सेप्ट है। ये एक डिफरेंस है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद करके जाना है, ये आपकी टीएस गरेवाल में भी आपको एज इट इज मिल जाएगा। कोई भी डिफरेंस इकोनॉमिक्स में और अकाउंटेंसी में आएगा, आपको ऑन द बेसिस ऑफ याद करना जरूरी है। ये बात मैंने अपने बेसिक, अपने पेड बैच और ऑफलाइन वाले बच्चों को भी बोली थी, आप भी मेरे अपने बच्चे हो। यहाँ पर इसका ध्यान आपको जरूर रखना है कि आपको ये सारा याद करना है, क्योंकि आजकल ना ऐसा नहीं आता राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। आजकल पता है कैसे पूछते हैं, राइट वन डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। और आप भाई साहब यही छोड़ के गए थे पेपर में और मैडम ने ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिया ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। आपने कहा कि ये पहले 3 याद कर लेता हूं, भाई 2 ही नंबर की वेटेज है, ये 3 याद कर लेता हूं, पेपर तक जाते जाते 2 बच जाएंगे, एक भूल भी गया तो वो टेंशन नहीं, लेकिन मैडम ने पूछी, स्पेशल स्किल लिया, फंस गए ना आप लोग, ठीक है ना। या अगर जनरल भी आपसे पूछता है कि राइट एनी 3 डिफरेंस, तो आप भी आपको बेसिस लिखना बहुत जरूरी है। ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी ना कर चुके हैं, जैसे बताया था ना, बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग उसके बाद शुरू होता है। स्टेज, ये प्राइमरी स्टेज है, जहां ये खत्म होती है वहां से ये शुरू हो जाती है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव, मेंटेनिंग, फिर इसका काम होता है सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके एक बिजनेस में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसको मेंटेन करना। यहाँ पर होता है कि आपको ये देखना फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, प्रॉफिट कितना कमाया, आगे का डिसीजन क्या होगा, एक्सपेंशन कैसे होगी, गलतियां क्या कर रहे हैं उसको ठीक करना। मतलब ये कंपाउंडर जॉब है और ये डॉक्टर जॉब है, इतना समझ लो। ये कंपाउंडर का काम है, ये डॉक्टर का काम है। ये जूनियर अकाउंटेंट कहते हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं, भैया फर्क है, ठीक है ना। जूनियर अकाउंटेंट के आगे ना अकाउंटेंट लिखता, चार्टर्ड अकाउंटेंट के आगे सीए लगता है, सीएमए, सीएफए, ये सब होते हैं। अब जैसे सीएमए होता है ना, वो होता है मैनेजमेंट, ओके ना, समझ रहे हो। तो वो अभी पीछे जो पढ़ा था हमने, नेचर ऑफ द जॉब, ये रूटीन जॉब है, डेली होना है। ये क्या है, एनालिटिक एंड डायनामिक, कभी कभी जरूरत पड़ रही है उसको बुलाने की, भैया। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी अकाउंटिंग ना खुद नहीं कर पाता, और इतने साल हो गए कि मैं बिल्कुल कोर अकाउंटिंग तो मतलब दिमाग से, आजकल देखो बहुत सारी चीज़ें और भी दिमाग में चल रही हैं, ऑनलाइन का काम, ऑफलाइन का काम, तो वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी ऑब्वियसली बात है डाइल्यूट होती जा रही हैं, जबकि मैं आज भी 95% सारा काम जानता हूँ। तो मेरा अब हमारी अकाउंटिंग कोई और संभालता है, मेरी फर्म की अकाउंटिंग, चाहे वो साइंस एंड फन हो, चाहे वो आपका ओएसआर एकेडमी, वो कोई और संभालता है। तो आज जब मैं उससे पूछता हूँ, जब मुझे कोई छोटी बात पूछनी होती है, बहुत छोटी बात, कि भाई जीएसटी इस बारी कितना भरना है, तो मैं उनके जूनियर स्टाफ को फोन करता हूँ। लेकिन जब मुझे कोई मेजर बात पूछनी होती है, गंभीर बात, एक्सपेंशन के लिए, कुछ बड़ी चीज खरीदने के लिए, या सर मैं इतना पैसा आने वाला कहीं से, मैं किस अकाउंट में लूं, तो मैं उनके बॉस यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट को फोन करता हूं, जो मेरे सर हैं, आर के मल्होत्रा जी, शाउट आउट, ठीक है। तो उनको मैं फोन करता हूं, गॉट इट। फिर आती है परफॉर्मेंस, ये आपका रूटीन काम है तो कोई भी परफॉर्म कर सकता है, मैंने कहा ना 20 दिन दे दो आपको सिखा दूंगा। ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय ट्रेन्ड स्टाफ, गॉट इट। फिर आता है स्पेशल स्किल, इसके लिए कोई स्किल की नीड नहीं होती ज्यादा, क्योंकि मैकेनिकल जॉब है, रूटीन जॉब है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल स्किल की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको इंटरप्रेट करना होता है। मतलब केमिस्ट आपको, कंपाउंडर आपको पेट दर्द, गला दर्द, जुखाम, खांसी, लूज मोशन की दवाई दे देगा, कैंसर की दवाई नहीं देगा। बात समझ में आ रही है, सिंपल सी बात है, बस ये फर्क है भाई दोनों में। फिर आता है क्वालिटेटिव कैरेक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पूरे चैप्टर का। एक क्वेश्चन 100% लिख लो, पेपर में आएगा। जैसे मैंने मैथ्स में बोलता था, चुम्मेश्वरी बात कहता था, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। देखो आपके जो अकाउंट्स आप बनाओगे, एक अकाउंटेंट को इतना ध्यान रखना है जब भी वो अकाउंट्स बनाएगा, कि ये 4 क्वालिटी उसके अकाउंट्स में भर भर के निकलनी चाहिए। पहला, रिलायबिलिटी, वो विश्वास करने योग्य हो। बाय जैसे विंडो ड्रेसिंग मत करो, ठीक है ना, अकाउंट ढंग से बनाओ, रिलायबल होने चाहिए, मतलब कोई भी बात वहां पे लिखे तो हमें विश्वास हो जाए, उसके अंदर हेर फेर ज्यादा नहीं करना है, ऐसा क्वालिटेटिव कैरेक्टर होने चाहिए, ठीक है ना। ये बोल रहा है qualitative characteristics of accounting information. Accounting information must be reliable. Reliability of the information means it is verifiable, free from bias and material error नहीं होना चाहिए। Free from material error, free from bias और verifiable। बिजली का बिल 1 लाख भरा है, भरा होगा, बिल दिखा दो। सैलरी आपने स्टाफ को 2 लाख रुपए दी होगी, सैलरी स्लिप दिखा दो। कहां पे ट्रांसफर मारा ये दिखा दो, बंदे की क्वालिफिकेशन दिखा दो। समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें
आपको वेरीफाइबल होनी चाहिए। रेलेवेंस, ये रेलेवेंट होनी चाहिए। जो भी बंदा अपने तरीके की इंफॉर्मेशन ढूंढने आए, बताऊंगा ना यूजर्स कौन है, उसको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है ना। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलेवेंट टू द यूजर। अब यूजर कौन होते हैं अभी पता चलेगा, एक पूरी लिस्ट है, ठीक है ना, लिस्ट लिस्ट नहीं लिस्ट। इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट इट इफ इट मीट्स द नीड ऑफ द यूजर इन डिसीजन मेकिंग। अब एक कैसा डिसीजन मेकिंग होता है मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आज टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना है पैसा। मैं आपको बता दूं कि मैं शेयर में भी पैसा इन्वेस्ट करता हूं, तो मुझे पूरा ज्ञान शेयर मार्केट का है, जो आपको 12th में रिफ्लेक्ट होकर दिखेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे शेयर मार्केट का कोई भी चैप्टर नहीं है। तो आज मुझे टाटा मोटर, मैं हर महीने कुछ पैसा लेकर बैठता हूँ, हर महीने की पहले हफ्ते में जब मुझे टाइम लगता है, तो मैं पहले तो 3 दिन देखता हूँ मार्केट को। वैसे तो मैं मार्केट, मेरा इंस्टाग्राम फीड पूरी इसी पे चलती है। मैं इंस्टाग्राम कह लो, फेसबुक कह लो, या न्यूज़ चैनल भी अगर मैं थोड़ा बहुत देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे इकोनॉमी से बहुत प्यार है, तो मैं यहाँ शेयर बाजार के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली मैं इन्वॉल्व रहता हूँ। कौन सी कंपनी गिरी, मार्केट कब उठा, ये कंपनी अच्छी चल रही है, ये अंडरडॉग कंपनी है, इस कंपनी को नुकसान हो गया, यहाँ पे ये पकड़ा गया तो शेयर ड्रॉप हो गया। मैं सब के बारे में मुझे नॉलेज जनरली रहती है। फिर भी मैं हर महीने जब आता हूँ पैसा लेकर, 20-25 हज़ार रुपये जो मैं इन्वेस्ट करता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करता, वो 20,000 रुपये जब मैं इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी जब सिलेक्ट कर रहा होता हूँ, जब मेरे पास दिमाग नहीं चलता तो मैं ऑलरेडी मेरी जो अच्छी कंपनी चल रही है ना उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ। जब मेरे को दिमाग लगाना होता है, मैं देखता हूँ भाई ये एक नई कंपनी अच्छा ये काम कर रही है, तो मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है। अब मैं जब इन्वेस्ट करता हूँ तो आंख बंद करके इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। कोई भी इन्वेस्टर आंख बंद करके इन्वेस्ट नहीं करता, वरना तो जुआ हो गया ना। अब मैं वहां पर उस कंपनी की बहुत सारी डिटेल्स चेक करता हूँ। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, जैसे फिनोलॉजी.in एक वेबसाइट है, प्रांजल कामरा सर की है, बहुत अच्छे, आप उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, प्रांजल कामरा सर हैं। बहुत, मैंने तो उनसे बहुत कुछ सीखा है कोविड के अंदर। तो वो लोग वो फाइनेंस के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो वहां पर मैं उनकी वेबसाइट पे जाता हूँ, कंपनी का नाम डालता हूँ, पूरा चिट्ठा आ जाता है। आज आप डाल के देखो फिनोलॉजी.in का, आप खोलो वेबसाइट, वहां पे कंपनी का नाम डालना है, जैसे साइंस एंड फन नहीं दिखेगी, वो कंपनी जो लिस्टेड है, जो NSE BSE पे लिस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स डाल सकते हो, अडानी पावर डाल सकते हो, आप मैरिको कंपनी डाल सकते हो, समझ रहे हो, जो भी आपकी आसपास कंपनी में भी नाम नहीं आ रहा, जैसे क्या कहते हैं, MRF डाल सकते हो, बाटा डाल सकते हो, लिबर्टी डाल सकते हो, कोई फार्मा कंपनी हो उसमें डाल सकते हो, ठीक है ना, जो लिस्ट हो चुकी है। उस कंपनी को बस आपने नाम लिखना है और आपको पूरा का पूरा चिट्ठा आ जाएगा। पिछले 10 साल से कितना पैसा कमाया है, क्या उधारी है उसके ऊपर, कितने एसेट हैं। कुछ चीजें समझ नहीं आएंगी क्योंकि एसेट टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं थोड़े से, लेकिन हाँ आप चेक कर सकते हो। तो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, आज उशांक जब जाता है टाटा मोटर में इन्वेस्ट करने, तो वो ये देखना चाहता है कि भैया टाटा मोटर की लायबिलिटी एसेट से ज्यादा तो नहीं है, तभी तो इन्वेस्ट करूंगा मैं। तो वो इंफॉर्मेशन उसको मिल जाए, इतने रेलेवेंट होने चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन मैं प्राप्त करने आया हूं आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स खोल के, वो मुझे देखते ही पता चल जाए। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कुछ छुपावट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो, फिर आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी, इजी टू अंडरस्टैंड हो, कोई इतने ज्यादा हौच पौच ना बना रखे हो। मैं ये नहीं कह रहा मतलब आपने कटिंग वगैरह कर रखी है, इजी टू अंडरस्टैंड हो। कई कई अकाउंटेंट बड़ा खलारा मचा के रखते हैं अपने लैपटॉप पर, खलारा मतलब फैला के रखते हैं काम, इतना फैला नहीं होना चाहिए। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हो, बस निकाल लूं और मुकेश का सारा हिसाब मिल जाए, रख दूं, ये आ गया जिया का सारा हिसाब, बस ऐसा, इतना सिस्टमैटिक होना चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, पढ़ूं, ज्ञान होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, एक अकाउंटेंट ही दूसरे अकाउंटेंट का काम समझ सकता है, लेकिन वो समझने योग्य होना चाहिए। फिर आता है कंपेरेबिलिटी, इस तरीके से बनाओ कि आप कंपेयर कर सको। ये कंपेरेबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी आपको बेटर समझ में आएगा जब आप 12th स्टैंडर्ड में होंगे, क्योंकि आपको खुद करना होगा। ये दोनों काम हम खुद करेंगे, ठीक है ना। चलो, यूजर्स कौन है हमारे अकाउंटिंग के यूजर्स, अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किन किन को बताना है, और समझो। सबसे पहला तो मालिक, ऑब्वियस ही बात है यार, ऑब्वियस ही बात है। आज मेरा सीए मुझे नहीं बताएगा क्या है OSR अकेडमी ने कितना प्रॉफिट कमाया। अब देखो 31 मार्च को क्लोजिंग हुई थी, अभी मेरे से ना वो चीजें मांगता रहता है। डेली सुबह उठता हूँ, एक मैसेज आया होता है, सर ये वाली स्टेटमेंट पेंडिंग चल रही है, दे दो, मैं दे देता हूँ भाई। सब वाला बिल पेंडिंग चल रहा है, सर ये दे दो, मैं दे देता हूँ जी। सर वो आपने AC खरीदा उसका बिल नहीं आया, सर ये लो जी। सर वो आपने शेयर खरीदे उसका कित क्या था, ये लो जी। सर आपने लोन लिया था सर गाड़ी का, वो दे दो, ये लो जी, ठीक है जी। अब जैसे हम साइंस एंड फन एक कंपनी है
और ओएसआर एकेडमी एक सोल प्रोप्राइटर है, दो अलग अलग चीजें। अब साइंस एंड फन के अंदर क्या होता है कि जी वो आपका डीएससी वो करना है, रिन्यू करना है, जीएसटी कितना भरा, वो सारी डिटेल मेरे को डेली सुबह कुछ ना कुछ व्हाट्सएप कर रहा हूँ। अभी 2-3 महीने यही चलेगा। 31 जुलाई लास्ट डेट होती है टैक्स भरने की, उससे पहले हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। अब जब अकाउंटेंट प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा, सबसे पहले किसको बताएगा? अरे मुझे बताएगा। बताएगा कि नहीं बताएगा? भैया कितना प्रॉफिट कमाया था पिछले साल साइंस एंड फन ने और ओएसआर अकेडमी ने। मैनेजमेंट मुझे, अच्छा देखो, ओनर अलग होते हैं, मैनेजमेंट अलग होती है। एप्पल का ओनर अलग होगा, शायद ओनर्स अलग होंगे, ओनर्स बहुत सारे, और सीईओ कोई अलग होगा। मैनेजमेंट में कोई और लोग बैठते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर होगी बात? मतलब जरूरी नहीं है, जैसे साइंस एंड फन में अभी फिलहाल सीईओ आशु सर ही है, ठीक है ना। ओएसआर एकेडमी का डायरेक्टर उषांकी है। लेकिन आगे जाकर जब हमारे पे इतना काम हो जाए, हम जब इन्वेस्ट कर दिया, अब हम रिलैक्स करना चाहते हैं गोवा, दुबई, मॉरिशस में, अब हमने नई टीम लाके दे दी, ये सीईओ है, या हमसे बेहतर पर्सन। देखो हम तो ये को टीचर है ना, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मुझे लगता नहीं है कि आशु सर इस पोस्ट को डिजर्व करते एज पर लॉजिक। मेरा भाई है यार वो, ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं कह रहा मैं, कोई हेट के कारण नहीं कह रहा, लेकिन एक्चुअल में सीईओ वो बंदा होना चाहिए जो बिजनेस की समझ रखता है। हम लोगों को बिजनेस की समझ कहाँ है इतनी? मुझे थोड़ी बहुत है, लेकिन आशु सर को तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो तो स्कोर साइंस फैकल्टी है। तो हो सकता है आगे जाके जब बिजनेस और फैल जाए तो हमको एक ऐसा बंदा लेकर आना पड़े जो, भैया तू बिजनेस देख, पैसा हमने इन्वेस्ट करे, तेरे को सैलरी मिलती रहेगी, तो वो मैनेजमेंट है, उसको डिसीजन लेने हैं। आपको पता है बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के ओनर्स, सीईओ टॉप लेवल में नहीं बैठते, वो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? तो मैनेजमेंट, इन दोनों को, ये दोनों होते हैं इंटरनल यूजर्स। कौन से होते हैं? इंटरनल। फिर आते हैं बाहरी दुनिया, एक्सटर्नल यूजर्स। कौन कौन से हैं? एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, इनको भी बताना पड़ता है, क्योंकि इनका बोनस छुपा होता है। अगर कंपनी अच्छा पैसा कमाए तो बोनस मांगते हैं, बिल्कुल मांगेंगे, ठीक है जी। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जब आप लोन लेने जाओगे तो आपसे ये मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, जिन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है, वो भी मांगेंगे। आज मैं आईटीसी का नहीं देखता भैया कितना पैसा कमाया, मुझे कितना डिविडेंड देगी ये, मैं इन्वेस्टर हूं उसमें, क्या छोटा सा ही हूं यार। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है, मान लो मैंने आईटीसी में, अरबों रुपए की कंपनी, मैंने 1 लाख रुपए, मतलब पिंच ऑफ सॉल्ट डाल रखा है, पिंच ऑफ सॉल्ट भी ज्यादा है, सॉल्ट का एक दाना डाल रखा है, लेकिन हूं तो सही ना इन्वेस्टर, जानने का हक तो रखता हूं कि कितना पैसा कमा रही है कंपनी। पोटेंशियल इन्वेस्टर, शार्क जो बैठे होते हैं, उनको पता है कि ये पोटेंशियल है इनमें इन्वेस्ट करने का, तो उनको मनाते हैं ना, दिखाते हैं ना, देखो ये देखो भैया इतना पैसा कमाया था, देखो ये हमारा स्केलेबल बिजनेस है, बताते हैं ना, पिछले साल इतना कमाया, पिछले महीने इतना कमाया, ये सेल है, ये स्ट्रेटेजी है, ये गवर्नमेंट ऑर्डर मिलेंगे, उस कंपनी को पछाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, चीफ फाड़ कर दूंगा, बताते हैं ना। क्यों बताते हैं? क्योंकि उनको पता है पोटेंशियल है सामने वाले शाख में, अमन गुप्ता में पोटेंशियल है, ममार्थ वाली आंटी में है, समझ रहे हो ना, पीयूष गोयल में है कि वो पैसा देगा तो और काम करूंगा मैं। फिर आते हैं क्रेडिटर, भाई साहब जो तुम्हारे घर के नीचे किराने वाला है ना, वो भी शक्ल और घर देखकर ही उधार देता है, आपको पता है। हमारी बिल्डिंग में 8 लोग हैं, सबको अलग लेवल का उधार मिल रहा होगा, मैं लिखित में देता हूं, मुझे कितना मिल रहा है वो मुझे पता है, और मेरे पड़ोसी को कितना मिल रहा है वो उसको पता है। मैं आपको अब कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, समझो। सामने वाली पार्टी को पता होगा, यानी जो जो दुकानदार है उसको पता है ये सामने इन दोनों बंदों का व्यवहार क्या है, औकात क्या है। देखो अभी वर्ड गलत है, लेकिन समझाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है कि भैया अगर मैं इसके, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको 50,000 रुपए का उधार दूंगा, लेकिन उषांक की नीयत ठीक नहीं रहती, उसको 20,000 रुपए से ऊपर का उधार नहीं दूंगा। जैसे 20,000 क्रॉस हो जाएगा तो उसको बोल दूंगा कि भाई पहले 20,000 वापसी ला कर दे, फिर आगे का उधार चालू होगा। ऐसा ही अगर मैं कहीं से माल उधार पे लेता हूं, क्रेडिटर हूं, समझ रहे, उधार पे माल लेता हूं, तो सामने वाली पार्टी मेरे को देख कर ही उधार देगी। 10 लाख का माल तो दे देंगे तेरे को, उसके बाद तेरे को पेमेंट तो जमा करा पुरानी है, तभी नया माल लेके जाएगा। और अगर मैं किसी नए डीलर के पास जाता हूं, वो देखेगा नहीं भाई कंपनी कैसी है कैसी नहीं है, तुमको ऐसे मैं लाखों करोड़ों का माल उधार पे दे दूं, तो वो भी मांग सकते हैं। सरकारी एजेंसी, जीएसटी ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, सरकार मांग सकती है मेरे से कभी मेरे अकाउंट्स। और आम जनता, मैंने कहा ना, अभी जाओ phrenology.in पे जाकर, कभी भी कोई बंदा, जो आप आम जनता कह लो या जो बच्चा रिसर्च कर रहा होता है, जैसे मैंने ना कोविड के अंदर बहुत सारी कंपनीज के बारे में रिसर्च की थी, प्रांजल कामरा सर का एक कोर्स था वो मैंने ऑप्ट किया था।
अब मैंने वहां पे ना बहुत ज्यादा वो देखा कि ये वाली कंपनी कैसे थी, 10 साल पहले क्या कर रही थी, अब क्या कर रही है, कैसे उसने ग्रो किया, कैंडल स्टिक वगैरह कुछ वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया ना, मैंने उसको सीखने की ज्यादा कोशिश की। बट मैं कंपनीज के बहुत सारे एनालिटिक्स को देखकर ये जज कर लेता हूँ आज की डेट में कंपनी ठीक करेगी या नहीं करेगी। कभी कभी फेल भी हो जाता हूँ, लेकिन ओवरऑल आज तक मेरा पोर्टफोलियो कभी लाल नहीं हुआ, ठीक है ना। टचवुड। भाई साहब, भाई बोलते ही कल कल लाल लाल हो जाए, दिक्कत हो जाएगी ना फिर। ठीक है जी। फिर आता है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के दो सिस्टम होते हैं, बात समझ में आ गई ना, यूजर समझ में आ गया ना। दो सिस्टम होते हैं, एक होता है डबल एंट्री, एक होता है सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री पढ़ेंगे साल के एंड में, चैप्टर है। डबल एंट्री से शुरुआत करेंगे अगली क्लास में। चैप्टर खत्म हो गया, बोलोगे सर डबल एंट्री तो पढ़ाया नहीं, चैप्टर कैसे वन शॉट में हो गया। आप मेरे पेड बैच वाले बच्चों से पूछ लो, मेरे इसके लिए स्पेशल क्लास आती है डबल एंट्री बुक कीपिंग की। डबल एंट्री की स्पेशल क्लास, उसके बाद शुरू होता है अकाउंटिंग विषय। बेटा मैं उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा डिले पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पढ़ाने का तरीका तुम्हारी माँ कसम, मेरी माँ कसम, सबकी माँ कसम, मैं आपको बताना चाहूंगा बिल्कुल 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 वैसा है जैसा मैं पेड और ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ। बस फर्क सिर्फ इतना है, एक फर्क है, बस एक फर्क नहीं, दो फर्क, तीन फर्क। पहला फर्क, यहां डेली लेक्चर नहीं आते, टेस्ट नहीं होते, लाइव नहीं होता, दैट्स इट। बाकी मेरा जो कंटेंट है ना, एग्जाम्पल भी अगर आप देखो बच्चे बता देंगे, वही निकलते हैं। या कोड टीचर हूं, पेन पकड़ता हूं, ये नहीं देखता कि मैं किसको पढ़ा रहा हूं, इसको पढ़ा रहा हूं तो कम पढ़ाऊंगा, इसको पढ़ाऊंगा ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यकीन मानो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन किसी को रेगुलरिटी चाहिए तो पेड बैच में आ जाए, 2000 पूरे साल का कोर्स, 5 सब्जेक्ट, ठीक है ना, प्रमोशन नहीं है। मतलब अगर आप चाहते हो तो कुछ पे आउट करके आप आ सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये वाला फ्लो ठीक है आपके लिए, तो ओके भाई, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं, हम तो पढ़ाने आ ही रहे हैं, आपको चैनल बनाया इसलिए, इतना प्यार आप लोग दे ही इसलिए रहे हो। तो अगर ये चैप्टर अच्छा, ये इस चैप्टर को आपको रीड आउट करना है, एक एक शब्द रीड आउट करना है आपको टीएस गरेवाल से, और जो भी आपके डाउट होंगे आप यहाँ पर डाल दोगे, अगले लेक्चर में उस डाउट का शाउट आउट आएगा, उस डाउट को कंसिडर किया जाएगा, ये मेरा वादा है। ऑलराइट, ठीक है जी। हर बारी डाउट लेता हूँ, आज नया नया चैप्टर था तो कोई डाउट था नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं था। आप मेरे पिछले सारे लेक्चर देख लो, वहाँ पे मैं डाउट जरूर लेता हूँ। तो इस चैप्टर का भी जो भी आप पढ़ोगे, जो भी स्टेटमेंट आप पढ़ोगे, आपको समझ में नहीं है तो आप कमेंट में लिख देना, मैं अगले लेक्चर में जो भी होगा डबल एंट्री सिस्टम वाला, वो मैं आपको बताऊंगा। गॉट इट। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।